क्रैश कर गया। 71. They were on their way to ऐसे उनको अपने दोस्तों की डेड बॉडीज खानी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बात है 12 अक्टूबर साल 1972 की। साउथ अमेरिका के मुल्क यूरुग्वे से एक प्लेन टेक ऑफ करता है। इसमें बैठे हैं रबी के प्लेयर्स और इनके दोस्त और रिश्तेदार। टोटल मिलाकर 45 मुसाफिर बनते हैं। ये सफ़र यूरुग्वे से चिली सैंटियागो तक किया जाता है। आम दिनों में ये सफ़र 3 घंटे का होता है, लेकिन अब इनको एक मुश्किल पेश आती है। इस सफ़र के दौरान एक पहाड़ियाँ एंडीज माउंटेन रेंज होती हैं, जो कि लॉन्गेस्ट तरीन पहाड़ियाँ हैं इस दुनिया की। हिमालय की पहाड़ियों के बाद एंडीज माउंटेन दूसरी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जो दुनिया की लार्जेस्ट पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। 12 अक्टूबर को पहाड़ियों में तूफान शुरू हो जाते हैं। पायलट सोचते हैं कि प्लेन को किसी महफूज जगह पर लैंड कर लें, तो वो अर्जेंटीना इलाके में प्लेन को लैंड कर लेते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। अगले दिन 13 अक्टूबर को वो दोबारा टेक ऑफ करते हैं अर्जेंटीना इलाके से। 1 घंटे तक तो सफ़र बिल्कुल सुहाना रहता है, लेकिन अचानक से मौसम खराब हो जाता है और आसपास धुआं शुरू हो जाता है। प्लेन आहिस्ता आहिस्ता डगमगाना शुरू हो जाता है। प्लेन पहाड़ी से जा टकराता है और इसके पीछे वाला हिस्सा पहाड़ी से जाके टकरा जाता है और पिछली 2 रोज़ के मुसाफिर नीचे गिर जाते हैं। इस तरह 3 अफराद जो है वो नीचे गिरकर मारे जाते हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड का पर जो है वो पहाड़ी से टकराता है और वो टूट जाता है। इस तरह और मुसाफिर मारे जाते हैं और अब बचता है प्लेन के दरमियान वाला हिस्सा यानी मिडल हिस्सा, और वो एक पहाड़ी पर गिरता है और 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नीचे आता है और 700 किलोमीटर नीचे वादी में चला जाता है। 45 में से 33 अफराद अभी भी जिंदा हैं, जो किसी तरीके से बच जाते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि उनमें से कुछ अफराद ज़ख्मी थे और वो लोग ये भी नहीं जानते थे कि वो लोग इस वक्त कहाँ हैं। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ ना तो ये आप सोच सकते हैं और ना उन्होंने कभी सोचा होगा कि उनके साथ आगे क्या होगा। आइए जानते हैं इस दर्दनाक कहानी को आज की इस वीडियो में। इनमें से 2 मुसाफिर ऐसे थे जिनको चोट बहुत कम लगी थी। पहले थे 19 साला रॉबर्टो कैनिसा और दूसरे थे 20 साला गुस्तावो ज़र्बिना। उनमें से एक थे 23 साला फर्नांडो प्राडो, जो सर में चोट लगने की वजह से कोमा में चले जाते हैं। दूसरे मेडिकल के स्टूडेंट्स बाकी लोगों की जान बचाने में लगे रहते हैं, उनको जख्मी हालत में उनको दवाई वगैरह देने में मसरूफ रहते हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। चिली से 3 प्लेन तैनात किए जाते हैं, 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाते हैं, जो क्रैश साइट पर जाकर उनको तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जहाज जो है उसका कलर भी सफ़ेद था और वो गिरा भी बर्फीली जगह पर था। इसी वजह से उनको तलाश करना ज़रा मुश्किल काम। 13 अक्टूबर की रात मुसाफिर ये सोचते हैं कि उनको किसी तरह बचा दिया जाएगा। एक रात की बात है, ठंड में गुजार लेंगे। वो प्लेन की बॉडी को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनको ये मालूम नहीं था कि जो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है वो उनको ढूंढने में नाकाम रही है। उससे अगले दिन यूरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना से 11 हवाई जहाज़ निकलते हैं सर्च के लिए, और वो भी ढूंढने में नाकाम ही रहते हैं, क्योंकि बर्फीली जगह पर उनको ढूंढना ज़रा मुश्किल काम था। मुसाफिरों के पास छोटे बक्से मौजूद होते हैं, जो छोटे सूटकेस होते हैं। वो उनसे एक्स लिख देते हैं ताकि जो सर्च करने वाले हैं वो इनको आसानी से ढूंढ सके, लेकिन वो जल्द ही रियलाइज करते हैं कि वो काम नहीं कर रहा। एक और दिन इसी कोशिश में ख़त्म हो जाता है। उससे अगले दिन 16 अक्टूबर को फर्नांडो प्राडो है जो है वो अपने कोमा से उठ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ जो है वो क्रैश में मारी जाती है और उनकी 19 साला बहन जो है वो अभी जिंदा है, लेकिन बहुत बीमार है, शदीद खराब है उनकी हालत।
وہ اس کو بچانے کی مکمل کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کھانا پانی لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بھی 8 دن بعد مر جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور برفیلی جگہ پر پہلے کبھی نہیں آئے تھے، اسی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 21 اکتوبر کو سرچ آپریشن بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ مسافر جو بچے بھی ہوں گے کریش میں وہ اب تک مارے جا چکے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس کھانا اور پانی نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ سرچ آپریشن بند کر دیتے ہیں۔ اسی دوران مسافروں کو جہاز کی سیٹوں میں سے ایک ٹرانزسٹر ریڈیو ملتا ہے اور وہ اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ 1 وے ٹرانزسٹر ریڈیو تھا، وہ صرف پیغام سن سکتا تھا، اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس کو چلاتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو سرچ آپریشن ہے وہ بند کر دیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ان کو کھانے اور پانی کی سخت کمی محسوس ہوئی، ان کے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا، انہوں نے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ فرنینڈو پراڈو نے تو ایک چاکلیٹ کو 3 دن تک استعمال کیا، لیکن کتنی دیر، کھانا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بھوکے مرنے لگے۔ ان میں سے روبرٹو کینیسا کو ایک آئیڈیا آیا۔ یہ آئیڈیا تو بہت سخت فیصلہ تھا، آپ بھی یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے اپنی مردہ ڈیڈ باڈیز کو کھانے کا فیصلہ کیا۔ تو ان میں سے کئی لوگوں نے تو اس کو انکار کر دیا ماننے سے، لیکن جب 2 دن اور بھوکے رہے تو انہوں نے بھی اسے کھانے کے لیے مان گئے۔ اس کے کھانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ان جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہیں جو ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کی تھی، اسی وجہ سے ان کو فیصلہ کرنا مشکل تھا، لیکن بھوک کی وجہ سے ان کو ایسا کرنا پڑا۔ ایک رات جب وہ سو رہے تھے تو ان کو بہت ہی بری آواز آتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سے برف کا طوفان آ رہا ہے اور برف نیچے گر رہی ہے۔ جس پلین کو وہ شیلٹر کے طور پر استعمال کر رہے تھے اس میں برف چلی جاتی ہے اور وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ 8 لوگ دم گھٹنے کی وجہ سے وہیں مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 19 لوگ بچ جاتے ہیں جو زندہ بچ جاتے ہیں شیلٹر۔ وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ بہت ہی سخت طوفان آیا ہوا اور وہ دوبارہ واپس اسی میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے 3 دن بعد وہ دوبارہ باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موسم اب صاف ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ موسم ٹھیک ہے، اسی وجہ سے وہ دوبارہ باہر آ جاتے ہیں۔ فرنینڈو پراڈو اور اس کے 2 اور ساتھی فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کریں گے۔ وہ اپنے ساتھ کھانا، اضافی کپڑے اور گرم شوز جو گدیوں کو استعمال کر کے انہوں نے بنائے تھے وہ پہن لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی مدد کے لیے نکل سکیں۔ وہ پیدل چلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وہ ایسٹ کی طرف گھنٹوں سفر کرتے ہیں۔ گھنٹوں سفر کرنے کے بعد ان کو اپنے ہی پلین کا ٹکڑا نظر آتا ہے جو پہلے وہاں پہ گر چکا تھا۔ اس میں ان کو کھانا اور کپڑے موجود ملتے ہیں اور کتابیں بھی کافی ساری، لیکن ان کو ایک ریڈیو بھی وہاں پہ نظر آتا ہے جو 2 وے ریڈیو ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر پاتے، اسی وجہ سے وہ دوبارہ چلنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ 60 دنوں بعد کریش سائٹ پر ایک اور طوفان آتا ہے جس میں 3 افراد اور مارے جاتے ہیں۔ اب بچتے ہیں صرف 16 لوگ زندہ بچ جاتے ہیں کریش سائٹ پر۔ 3 لوگ جو پہاڑی پر چڑھ رہے تھے ان کو امید تھی کہ وہ کسی طرح بچ جائیں گے، ان کو لگتا تھا کہ اب سفر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں ان کو مدد ملے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان کے پاس کوئی نقشہ، کوئی مدد، کچھ نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی ہار نہیں مانتے اور پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس بھی کھانا اور پانی کم ہو جاتا ہے۔ کھانے کی کمی کی وجہ سے ان میں سے ایک آدمی کریش سائٹ پر دوبارہ جانے کی فیصلہ کرتا ہے تاکہ ان کا کھانا کم نہ ہو سکے، 2 آدمیوں کے لیے بچ سکے، اور وہ دوبارہ نیچے آ جاتا ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں نیچے آ جاتا ہے۔ جس کو 3 دن لگے تھے پہاڑی پر چڑھنے کے لیے وہ کچھ گھنٹوں میں نیچے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو 2 بجے تھے وہ پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ساری پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان پر برف ہوتی ہے، لیکن یہ 2 پہاڑیاں ایسی ہوتی ہیں
जिन पर बर्फ नहीं होती और वो सब्ज होती हैं। उनको उम्मीद की कुछ किरण नजर आती है और वो उसी सिमत चलना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा चलने के बाद उनको एक ऐसी वैली मिलती है जहाँ पे नदी बह रही होती है। अब उनको उम्मीद की किरण ज्यादा नजर आने लग जाती है। 9 दिन वो उसी नदी के सिमत चलते रहते हैं। अब वो इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा थक जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं आराम करने के लिए। इसी दौरान उनको नदी के पार 3 आदमी घोड़ों पर नजर आते हैं और वो उनको मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन नदी के शोर की वजह से उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। खुशकिस्मती से एक आदमी उनको देख लेता है और वो वापस जा रहे होते हैं और वो दोबारा चिल्लाता है कि टुमारो, यानी मैं कल दोबारा आऊंगा यहीं पर। और वो आदमी अगले दिन वहां आता है उनके पास। वो पेंसिल और कॉपी अपने साथ लेके आता है। वो उनकी तरफ फेंकता है, उस पर वो लिखते हैं, सारा वाकया बयान करते हैं और अपनी मदद के लिए लिखते हैं। और वो जब खत उस आदमी उस किसान को मिलता है तो वो अपना घोड़ा वेस्ट की जानब दौड़ाना शुरू कर देता है और करीब की वैली में, करीब के गांव में जाकर आर्मी को ये सारा वाकया बयान करता है। और वो सोचता है कि मैंने 2 महीने पहले एक प्लेन क्रैश का सुना था। आर्मी के 3 जहाज आर्मी के उनको साथ लेकर एक रेस्क्यू के लिए रवाना हो जाते हैं। रेस्क्यू के लिए वो जब जाते हैं तो 16 अफराद जो बच जाते हैं उनको रेस्क्यू करके बचा लिया जाता है। 22 दिसंबर 1972, तकरीबन 70 दिनों बाद उनकी जान दोबारा बचाई जाती है। उसके बाद जैसे जैसे लोगों को पता चलता है और वो उनको देखने के लिए आते हैं और ये इस तरह एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है प्लेन क्रैश की। उसके बाद आपको इस कहानी से क्या सबक मिलता है? आपको यह सबक मिलता है कि इंसान जिस चीज़ के बारे में सोच ले उसको करने की, उसको जी जान से करे। इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर वो सोच कर बैठ जाते हैं कि हमारी मदद कोई नहीं करेगा, तो वहीं पर मारे जाते हैं। उन्होंने अपनी मदद आप की, इसी वजह से उनकी जान बच पाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।